Hello friends, this is Naveen and you are watching my online YouTube channel that is Roulette Shukla। तो बच्चे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th क्लास की केमिस्ट्री। ठीक है, तो 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम क्या बेटा आपको पता है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो जब हम एसिड बेस सॉल्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले चलिए इसको स्टार्ट करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज से। ठीक है, तो जनरल प्रॉपर्टीज की बात है तो सबसे पहले हम लेते हैं जनरल प्रॉपर्टी किस चीज की बेटा, एसिड की। मान लो मैंने जनरल प्रॉपर्टी एसिड की लेनी स्टार्ट की। ठीक है, तो जनरल प्रॉपर्टी की जब बात आती है तो सबसे पहले बात आती है टेस्ट की। अगर मैं बात करूं एसिड की तो एसिड टेस्ट में क्या होता है, खट्टा सोर, थोड़ा सा इसका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। ठीक है, तीखे वाला खट्टा होता है, उस टाइप की चीज। ठीक है, तो हम जैसे ही बात करते हैं सेकंड वाले की, तो सेकंड क्या करते हैं, उसके अंदर क्या होता है, जो ब्लू लिटमस है उसको ये रेड कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो क्या करता है, एसिड ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है, भी रेड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या आ गया, दिस प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन जैसे यहाँ दिखा रखा है, यहाँ देख लो HCl है, जब मैं HCl को डिसोसिएट करता हूँ तो ये H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होता है, तो मुझे यहाँ पे क्या देता है, H पॉजिटिव आयन, इसलिए ये क्या है, एसिडिक इन नेचर है। और फोर्थ पॉइंट क्या आ गया है, इट इज कोरिजिव इन नेचर। अगर मैं बात करता हूँ बेटा कोरिजिव इन नेचर की, तो कोरिजन की मैं बात करता हूँ तो इसका मतलब जब भी इसकी अटैक किसी मेटल पे या किसी सरफेस पे किया जाएगा तो ये वैसे इफेक्ट करेगा जैसे कोरिजन करता है। ठीक है, ये उसके ऊपर इमीडिएटली कोरिजन का क्या करता है, डिपॉजिट कर देता है। किसी भी मेटल का कोरिजन क्या कर देता है, उसके ऊपर डिपॉजिट कर देता है इमीडिएटली। ठीक है, तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं एसिड के, एसिड दो टाइप के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर मैं बात करता हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड जो मिनरल एसिड होते हैं ना भी, मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड। मिनरल एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और कई बार क्वेश्चन पेपर में देखा गया है कि व्हाट लिखा कि क्या क्वेश्चन आ जाता है कि राइट एग्जांपल ऑफ द मिनरल एसिड। ठीक है, तो इसमें क्या एग्जांपल आ जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड की इसके एग्जांपल हो सकते हैं बच्चे। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया अपना वीक एसिड। अगर मैं वीक एसिड की बात करता हूं भाई, वीक एसिड की बात करने में क्या आता है, एक तो एसिटिक एसिड, इसका एग्जांपल हो जाएगा जिसका फॉर्मूला क्या है, CH3COOH, और सेकंड क्या आ जाएगा अपना ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, ये इसके दो एग्जांपल हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम एसिड की टाइप की। एसिड के टाइप का मतलब है एसिड को दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, किसकी बेस पे, उसकी कंसंट्रेशन की बेस पे। ठीक है भाई, अगर मैं कंसंट्रेशन की बेस पे एसिड को बांटने की कोशिश करता हूं तो एसिड बढ़ता है दो हिस्सों में, दो टाइप में, एसिड ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन भाई। तो अगर कंसंट्रेशन की बेस पे मैं उसको क्या करता हूं, डिवाइड करता हूं, तो दो टाइप का बनता है। कौन सा, एक तो कंसंट्रेटेड और एक आ गया डाइल्यूट। एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड। अगर मैं बात करूं व्हाट इज डाइल्यूट एसिड एंड कंसंट्रेटेड एसिड। ठीक है बेटा, तो अगर मैं क्या करता हूं, देखो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। व्हेन इन द सॉल्यूशन, एसिड का सॉल्यूशन बनाता हूं वाटर प्लस एसिड। अगर मैंने उसके अंदर व्हेन इन द सॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ acid is higher, more than amount of water की कंपेयर में एसिड की जो अमाउंट है वो ज्यादा है, तो उसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड, और इसको क्या बोल देते हैं, when the amount of the acid is lower than the किससे, water, amount of than the amount of वाटर के कंपेयर में, जब वाटर के कंपेयर में भाई जब किसकी एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो उसको कंसंट्रेटेड बोल देंगे, और कम हो तो उसको, मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं। अभी मैंने क्या लिया, कंटेनर लिए दो, इसके अंदर मैंने दोनों के अंदर वाटर ले लिया, वाटर कितना 1 लीटर इसके अंदर ले लिया, 1 लीटर इसके अंदर ले लिया। ठीक है भाई, दोनों के अंदर, और मैंने दोनों के अंदर एसिड सेम मिलाना, कौन सा, H2SO4। ठीक है भाई, तो H2SO4 मान लो इसके अंदर मैंने डाल दिया 10 ml,
इसके अंदर मैंने क्या डाला 10 ml सॉल्यूशन 10 ml एसिड डालना है। कौन सा एसिड H2SO4 और इसके अंदर मैंने डाल लिया 200। अब देखो यहाँ पे मैंने डाला 10 ml का, इसके अंदर जाके बिल्कुल क्या हो जाएगा इफेक्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो वो बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे डाइल्यूट। और इसमें 200 ml में एज कंपेयर टू दिस इसकी पावर काफी हाई होगी। और अगर मैं प्रॉपरली 100% बिना वाटर के क्या लेता हूँ 200 ml लेता हूँ जिसकी कंसेंट्रेशन 100% होगी। 100% का मतलब जिसमें वाटर नहीं मिला होता, खाली H2SO4, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है भाई, तो आ गया भाई आपको कंसेप्ट किस चीज का, एसिड एंड कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट का। तो सेम हम चलते हैं, अब चलते हैं बेसिक्स जो प्रॉपर्टी है वो किसकी भाई, बेस की। अगर मैं बेसिक प्रॉपर्टी बेस की बात करता हूं, तो जब मैं बात करता हूं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ बेस की, तो सबसे पहले उसका बात करते हैं, मान लो बेस, तो सबसे पहले उसका टेस्ट लेते हैं। दीज आर बिटर इन, आपको कड़वे फील होंगे भाई जब आप इसको टेस्ट करेंगे, तो ये आपको काफी कड़वा फील होने वाला है। ठीक है, तो सेकंड आ गया, टर्न करता है किसको, रेड लिटमस को, रेड लिटमस पेपर को टू ब्लू। रेड लिटमस पेपर को अगर मैं किसके अंदर डालता हूं, इसके ऊपर डालता हूं, बेस के ऊपर, बेस इसके ऊपर एक ड्रॉप इसके ऊपर डाली जाती है, किसके ऊपर, रेड लिटमस पेपर के ऊपर, तो उसका कलर रेड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, अभी ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड पॉइंट, इट रिलीज OH नेगेटिव आयन। ये कौन सा आयन रिलीज करता है, ये रिलीज करता है OH नेगेटिव आयन। तो सिंपल सी बात है, एक बेस ले लो, मान लो मैंने क्या ले लिया, NaOH ले लिया, तो ये किसमें डिसोसिएट होगा अभी, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो यहाँ पे OH नेगेटिव जो है इसकी वजह से क्या है, इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है भाई, आगे समझ में। अब क्या है फोर्थ पॉइंट में क्या है, इट, अगर मैं फोर्थ पॉइंट की एसिड की बात करूं, एसिड के अंदर क्या था भाई, एसिड के अंदर था कि उसका कोरिजिन नेचर है। जो अब मैं बात करता हूं इसकी, इट इज सोपी इन टच, मतलब जैसे हम सोप को टच करते हैं ना, वैसा फील आएगा इसके, जब इसको फील करते हैं तो वैसा ही फील आएगा जैसे क्या होता है अपना डिटर्जेंट या फिर सोप को टच करने पे आता है। अब इसके एग्जांपल ले लो, इसके सेम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल मैंने लेना स्टार्ट कर दिया, मान लो स्ट्रॉन्ग में आता अपना NaOH या फिर KOH। NaOH ले लो या फिर KOH ले लो, ये आपके क्या आ गए, स्ट्रॉन्ग बेस में आ गए। और अगर मैं बात करता हूं वीक बेस के, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये बहुत अच्छा एग्जांपल अभी किस चीज का, वीक बेस का। वीक बेस का एक बहुत अच्छा एग्जांपल क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है भाई, ये आपका क्या होगा, बेसिक किस चीज का, बेस का। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं वही बेस के दो होंगी, कंसंट्रेशन की बेस पे कंसंट्रेटेड बेस और एक डाइल्यूट बेस। आगे का सेम है कि अगर मैं किसी वाटर के 1 लीटर के वाटर के अंदर 10 ml NaOH मिलाऊं और एक दूसरे में 1 लीटर के अंदर ही मैंने 200 ml NaOH मिला दिया, तो 10 ml वाला क्या होगा, डाइल्यूट होगा, और जो दूसरा होगा वो क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं, मैंने एक पॉइंट बताया था आपको कि सोपी इन टच। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं NaOH आपका सोप एंड डिटर्जेंट, आपका क्या है, सोप एंड डिटर्जेंट को बनाने में क्या होता है, काम आता है। इसीलिए अगर आप रेड लिटमस पेपर को अपने सोप पे भी टच करोगे ना, तो उसका भी कलर क्या आ जाएगा, ब्लू आ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर किसकी, इस बेस की क्या होगी, प्रॉपर्टी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा। और उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट आता है एल्कलाइन। एल्कली क्या होता है, एल्कली ऐसे बेस होते हैं, ऐसे बेसिक कंपाउंड जो वाटर के अंदर क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। दोज सब्सटेंस, दोज बेसिक
बेस लिख लो, दोज बेस विच आर soluble in H2O। एग्जाम्पल क्या हो गया अभी अपना एग्जाम्पल, इसका भी क्या हो गया NaOH, क्योंकि NaOH वाटर के अंदर बहुत अच्छे से क्या हो जाता है सोल्यूबल है, इसीलिए इसका भी एग्जाम्पल क्या होगा NaOH। तो एल्कली कौन से होते हैं, एल्कली वो होते हैं जो क्या करते हैं वाटर के अंदर क्या कर जाते हैं डिसॉल्व हो जाते हैं, ऐसे को क्या बोला जाता है। ठीक है, अब बात चलती है अभी जनरल प्रॉपर्टीज एसिड ऑफ बेस की हमने की। अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसी चीज अगर हमें बोला जाए कि डिफरेंशिएट करना भी, एक एसिड, मेरे पास एक एसिड है, मान लो मुझे किसी ने एक एसिड दे दिया और एक बेस दे दिया, दोनों का कलर सेम है, ठीक है, उसको अगर मैं बात करूं तो मैंने अभी तक जनरल प्रॉपर्टीज में बात की है कि किसी चीज को टच करके या स्मेल करके या फिर उसको टेस्ट करके जो डिफरेंस है, ठीक है, ऐसा बताया गया। मगर एक्चुअली में अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, केमिस्ट्री बिल्कुल भी सेफ नहीं मानता किसी भी एसिड या बेस को टेस्ट करके क्या करना डिफरेंशिएट करना, क्योंकि अगर मैं बात करूं एसिड और बेस काफी कंसंट्रेटेड हो तो आपकी जान तक को खतरा हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमें कुछ सब्सटेंस दिए जाते हैं जिनको क्या बोला जाता है इंडिकेटर। इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो एसिड या बेस की प्रेजेंस में अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। एसिडिक प्रेजेंस में अलग टाइप से बिहेव करेगा, बेस की प्रेजेंस में अलग तरह बिहेव करेगा, इसीलिए वो हमें हेल्प करता है किस चीज के लिए, किसी भी एसिड और बेस को क्या करने के लिए डिफरेंस करने के लिए। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट टॉपिक आ गया अभी इंडिकेटर। अगर मैं इंडिकेटर को बताऊं, इंडिकेटर क्या है, दो सब्सटेंसेस दैट शोज, जो शो करता है डिफरेंट दो चीज होती है, या तो स्मेल होगा या तो उसकी ऑर्डर होगी भाई, किस चीज की ऑर्डर, ठीक है, या फिर कलर। ठीक है, शोज डिफरेंट कलर, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड। तो बच्चे आपको समझ में आया कि क्या होता है इंडिकेटर, वो सब्सटेंस होता है जो एसिड और बेस की प्रेजेंस में अलग अलग तरह से क्या करता है स्मेल या फिर कलर को क्या करता है शो करता है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। अगर मैं बात बताऊं इंडिकेटर 3 टाइप्स, अगर मैं टाइप्स की बात करता हूं, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर होते हैं तीन इंडिकेटर के टाइप होते हैं। पहला क्या होता है नेचुरल, पहला क्या होता है भाई नेचुरल। अगर मैं नेचुरल इंडिकेटर की बात करूं तो नेचुरल इंडिकेटर में मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो मैंने ले लिया एक तो लिटमस पेपर जो होता है वो मुझे एक ट्री से क्या होता है मिलता है। और दूसरा अपना आ गया टर्मरिक एक वेल नोन इंडियन जो हम है, हमारे लिए जो टर्मरिक है वो बिल्कुल एक वेल नोन कंपाउंड है जो क्या है हल्दी, इसको क्या बोलते हैं भाई हल्दी। ठीक है, तो ये दोनों अगर मैं इनको एसिड और बेस की प्रेजेंस में क्या डालता हूं, मान लो मैंने ये डाल दिया एसिड और बेस। ठीक है, अगर मैं लिटमस पेपर पे एसिड डालता हूं तो ये कन्वर्ट हो जाता है रेड में, और बेस डालता हूं तो ये हो जाता है ब्लू में, ये आपको पता है। ठीक है, अगर मैं टर्मरिक के ऊपर एसिड डालता हूं तो इसके कलर में कोई चेंज नहीं आता, भी कैसा रहता है येलो। मगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कई बार हमारे व्हाइट शर्ट होती है उसके ऊपर क्या लग जाता है भाई हल्दी का दाग लग जाता है, और जैसे ही हम उसको सोप के साथ धोने की कोशिश करते हैं तो उसका कलर किस में कन्वर्ट हो जाता है रेड में कन्वर्ट हो जाता है। काफी ज्यादा आपने क्या किया होगा ये ऑब्जर्व किया होगा, क्यों, क्योंकि टर्मरिक जो होती है वो बेस की प्रेजेंस में कौन सा कलर देती है रेड कलर देती है भाई। तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि टर्मरिक जब हमारे शर्ट पे दाग लग जाता है तो क्या होता है रेड में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे इसके ऊपर डिटर्जेंट या सोप लगता है। ठीक है भाई, तो पहला टाइप ये। दूसरा अगर मैं बात करूं नेचुरल कौन से होते हैं, अगर मैं नेचुरल इंडिकेटर की बात करूं, नेचुरल इंडिकेटर ये मिलते हैं हमें प्लांट से। दीज आर, इसकी डेफिनेशन लिख लो, दीज आर दोज इंडिकेटर obtained कहां से
फ्रॉम प्लांट्स, हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। आगे भी समझ में। सेकंड टाइप के, अगर मैं सेकंड टाइप के इंडिकेटर की बात करूं, दैट इज सिंथेटिक। सेकंड टाइप के सिंथेटिक इंडिकेटर, अगर मैं सिंथेटिक इंडिकेटर की बात करने वाला हूं तो सिंथेटिक इंडिकेटर का एग्जांपल, पहला एग्जांपल तो हो गया हमारे पास मिथाइलिन ऑरेंज, मिथाइलिन ऑरेंज, और दूसरा हो गया एग्जांपल भी फिनोफ्थलीन, फिनोल्फ्थलीन। ठीक है भाई, ये अपने पास क्या हो गए भाई? ठीक है, ये अपने पास क्या आ गए भाई? दो सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, तो सिंथेटिक इंडिकेटर को मैंने क्या किया है? कर दिया भाई। ठीक है, इनके ऊपर अब मैं क्या डालता हूं? यहाँ एसिड डाला और यहाँ बेस डाल दिया। तो अगर मैं मिथाइलिन ऑरेंज के अंदर, अगर मैं मिथाइलिन ऑरेंज के अंदर एसिड डालता हूं तो ये कलर कौन सा देता है? रेड। कौन सा कलर देगा भाई? रेड। अगर मैं मिथाइलिन ऑरेंज के अंदर का एसिड डालता हूं तो रेड कलर देगा, और अगर बेस डालता हूं तो कौन सा कलर देगा भाई? येलो कलर। ठीक है भाई। वैसे अगर बात करते हैं हम सेकंड की, फिनोफ्थलीन के अंदर अगर मैं क्या करता हूं, फिनोफ्थलीन के अंदर अगर मैं एसिड डालता हूं तो ये कलरलेस रहता है, मतलब कोई भी कलर ये गिव नहीं करेगा, कोई भी कलर रिलीज नहीं होगा। और अगर मैं बात करता हूं फिनोफ्थलीन के ऊपर बेस डालने, तो बेस डालने पे ये पिंक, पिंक या फिर वॉयलेट, मगर अगर हमें नजर आता है तो वो डार्क पिंक ही होता है, तो उस कलर को क्या बोलते हैं भाई? डार्क पिंक। ठीक है भाई, ये आपके दो टाइप के हो गए। थर्ड टाइप का अगर मैं इंडिकेटर की बात करूं, थर्ड टाइप के इंडिकेटर की अगर मैं बात करने वाला हूं, वो क्या है? जो अपना थर्ड टाइप का इंडिकेटर है भाई, उसका नाम है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। जो अपना थर्ड टाइप का इंडिकेटर, उसको ओल्फैक्टरी इंडिकेटर बोला जाता है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर का मतलब क्या है? ओल्फैक्टरी होता है अपनी स्मेल से रिलेटेड। ठीक है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर हमारी स्मेल से रिलेटेड है। इसका एग्जांपल अगर लेते हैं, पहला वेनिला, वेनिला फ्लेवर एसेंस। किसी भी आइसक्रीम के अंदर वेनिला फ्लेवर को ऐड करने के लिए क्या किया जाता है भाई? उसके अंदर क्या किया जाता है? वेनिला एसेंस डाला जाता है। और दूसरा एग्जांपल ले लिया, क्लोव ऑयल। दूसरा क्या आ गया अभी? क्लोव ऑयल। आपको पता होगा क्लोव क्या होती है? लौंग। ठीक है, ये दोनों, अगर मैं इन दोनों के अंदर ही अगर मैं एसिड डाल देता हूं तो स्मेल क्या हो जाती है? इंक्रीज। दोनों की स्मेल इंक्रीज, बहुत जबरदस्त स्मेल करते हुए ये। ठीक है, और अगर मैं बेस डालता हूं तो स्मेल डिक्रीज, इनकी स्मेल, या फिर नो स्मेल। ये तो बिल्कुल ही स्मेल नहीं देता, नो, ये स्मेल ही देना बंद कर देता है, और इसकी स्मेल क्या हो जाती है? डिक्रीज स्मेल। ठीक है भाई, ये आपके क्या हो गए? तीनों टाइप की हमें क्या मिल गए? इंडिकेटर मिल गए हैं। ठीक है, अगर मैं अब बात करता हूं, ठीक है, हमें पता चल गया कि एसिड क्या होता है, एसिड की जनरल प्रॉपर्टी, बेस की जनरल प्रॉपर्टी। एसिड और बेस को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? इंडिकेटर की जरूरत पड़ती है भाई। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। इंडिकेटर तीन टाइप के होते हैं, सिंथेटिक, नेचुरल और ओल्फैक्टरी। ये एसिड और बेस की प्रेजेंस में अलग अलग टाइप का क्या देते हैं? अपने को कलर देते हैं। उसके बाद हम आते हैं, हमने क्या किया था फिलहाल तक? जनरल प्रॉपर्टी की थी। अब हम बात करने वाले किस चीज की? केमिकल प्रॉपर्टी। किस चीज की केमिकल प्रॉपर्टी? एसिड एंड बेस की। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो भी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ, एक सेकेंड, हो गया साफ? तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। जल्दबाजी में लाइट ऑन करना क्या कर गए? भूल गए, तो कोई बात नहीं, अब आपको और साफ दिख रहा होगा। तो
केमिकल प्रॉपर्टी, अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टी किसी चीज की कंसीडर करता हूं तो केमिकल प्रॉपर्टी कंसीडर करने का मतलब है मैं उसको अलग अलग चीजों की कांटेक्ट में लेके आऊंगा और वो हर चीज के साथ अपना अलग अलग बिहेवियर शो करेगा और उस बिहेवियर को हम क्या बोलेंगे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। दूसरे अगर मैं वे में बताऊं, दूसरे वे में बात ये बेटा, अगर मैं बात करता हूं कि केमिकल प्रॉपर्टी की, तो मैं उस चीज को, जैसे हम इंसान होते हैं ना, अलग अलग इंसान के लिए हमारे अलग अलग कैसा होता है, बिहेव होता है। एक इंसान मम्मी के लिए अलग होता है, फ्रेंड्स के लिए अलग होता है, रिलेटिव के लिए अलग होती है, और किसी के साथ अगर हमारी नहीं बनती तो उसके लिए हमारा जो क्या होता है, बिहेवियर होता है, वैसे ही अलग होता है। ऐसे ही जो एसिड या बेस है उनकी प्रॉपर्टी की बात करें तो उनका भी बिहेवियर अलग अलग चीजों के साथ अलग अलग होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस किसके साथ, विद मेटल। कोई भी मेटल ले लो, मेटल के साथ एसिड की, अगर मैं एक एसिड की बात करता हूं, एसिड प्लस क्या डालता हूं मैं, मेटल डाल दिया, तो क्या बन गया अपना, सोल्ट प्लस H2 गैस। सोल्ट प्लस H2 गैस निकलती है अभी। और एग्जांपल ले लो, HCl प्लस Na ले लिया अभी, NaCl प्लस H2 गैस रिलीज हो गई। ठीक है, आपको आ गया समझ में। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करते हैं, दूसरी चीज का देखते हैं, किस चीज का, बेस का। अब मैं बात करता हूं बेस की। बेस ने रिएक्ट किया किसके साथ, मेटल के साथ, रिएक्शन सेम होगी भाई, किस चीज की, इसकी और उसकी। तो इसके अंदर भी क्या प्रोड्यूस होगा, इसके अंदर भी क्या प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन गैस और सोल्ट प्लस H2 गैस। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो KOH प्लस में मेटल ले, बेस प्लस KOH, मान लो मैंने क्या ले लिया, KOH लेके उसके साथ मेटल डाल दिया, मेटल मैंने डाल दिया कौन सा, पोटेशियम, ये तो ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, मान लो मैंने NaOH के साथ करके, NaOH के साथ मैंने क्या डाल दिया, जिंक डाल दिया। ठीक है, जिंक के साथ क्या होगा, जिंक के साथ रिएक्ट करके ये बनाएगा भाई Na2ZNO4, सॉरी 2, ठीक है, प्लस निकलेगी H2 गैस, Na2ZNO2 बना के इसके साथ कौन सी गैस निकलेगी भाई, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं टेस्ट की, किस चीज के लिए, हमने मैंने ये तो बोल दिया सीधा, आपको एक चीज बोल दी गई कि भाई आपको जो बोला गया है उसके अंदर क्या बोला गया है कि हाँ भाई हमने सीधा क्या किया है, रिएक्शन करवाई है, किसकी, एसिड या बेस की, किसके साथ, मेटल के साथ। तो हमें एक चीज मिली है कि ये हाइड्रोजन रिलीज करता है। अब मैंने तो बोल दिया, अब प्रूफ क्या है हाइड्रोजन रिलीज के, तो उसके लिए हमें टेस्ट करना पड़ेगा, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन। टेस्ट फॉर हाइड्रोजन, इसके अंदर क्या होगा भाई, मैंने एक ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब, उसके ऊपर कोर लगाया, कोर के अंदर से मैंने क्या किया, एक ग्लास वेसल, ठीक है, इसके अंदर किसके अंदर डाल दी, वाटर के अंदर डाल दी ऐसे करके, और इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, सोपी वाटर लेना भाई, यहाँ पे क्या हुआ, सोपी वाटर। अगर मैं इसके पास क्या करता हूँ, सोपी वाटर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने सेम रिएक्शन कर दी, कौन सी, मैंने ले लिया मान लो HCl ले लिया, किसके साथ, Na के साथ, तो NaCl प्लस H2 गैस निकल गई। तो जैसे ही NaCl बनेगा वो तो बैठ जाएगा नीचे भी, और जो हाइड्रोजन गैस होगी वो क्या होगा, यहाँ से होते हुए इसके अंदर जाएंगे, और इसके अंदर क्या होगा भी, बबल। और सोपी वाटर लेने का फायदा क्या होगा, जो ये बबल होंगे ना, जो हाइड्रोजन गैस होगी वो बबल्स के अंदर क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसके पास एक क्या करता हूँ, जलती हुई माचिस की सिंक लेके आता हूँ, ठीक है, मैच बॉक्स से एक सिंक जलाता हूँ, इसके पास लेके आता हूँ, तो यहाँ पे ये ब्लास्ट होगा, कौन सी साउंड निकलेगी, पॉप साउंड। तो आया भी समझ में, जैसे ही मैं हाइड्रोजन गैस के पास क्या लेके जाऊंगा,
एक जलती हुई माचिस लेके जाऊंगा या फिर उसकी तिल्ली या फिर एक लाइटर, तो उससे क्या होगा, वो क्या होगा, छोटा सा उसके ऊपर ब्लास्ट होगा, उसको क्या, उससे कौन सी साउंड निकलेगी, पॉप साउंड निकलेगी। तो ये तो हो गया भैया आपका हाइड्रोजन क्या करने का, डिटेक्ट करने का तरीका, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन। ठीक है भाई। अब दूसरी मैं बात करता हूँ, दूसरी अगर मैं रिएक्शन की बात करता हूँ, दूसरी रिएक्शन है रिएक्शन विद कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट लिख लो। मान लो किसी भी मेटल कार्बोनेट के साथ, ठीक है, मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट भी क्या करते हैं भाई, बोलते हैं। ठीक है। तो क्या होता है, जब मैंने एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट डाल दिया, जब मैंने इसके साथ मेटल कार्बोनेट, तो ये क्या बनेगा, साल्ट प्लस गैस निकलेगी भैया अपनी, कौन सी, CO2। जब मैंने क्या किया, एसिड के अंदर मेटल कार्बोनेट डाला तो साउंड कौन सी निकलेगी, सॉरी क्या निकलेगा, सोल्ट प्लस CO2 गैस प्लस इसके साथ क्या निकलेगा, थोड़ा सा वाटर निकलेगा भाई। तो ये अपनी क्या होगी, रिएक्शन होगी। मान लो मैंने क्या किया, मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं, HCl के साथ Na2CO3 इसको डालता हूं भी, Na2CO3, तो क्या बनेगा, सॉल्ट NaCl प्लस CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O। अगर मैं इसको बैलेंस करूं, बैलेंस, ये इसको क्या कर दिया, बैलेंस दो, हाँ भाई ये क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है रिएक्शन। ठीक है। तो ये क्या होगा अपना कार्बोनेट के साथ, ये क्या है, कार्बोनेट, CO3 जो होता है कार्बोनेट के लिए क्या होता है, पॉइंट होता है। ठीक है। तो सेकंड मान लो मैंने ले लिया, सेम ले लिया, किस चीज का, सेम अगर मैं लेता हूं HCl लेता हूं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ NaHCO3 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो क्या बनेगा, वही सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है भाई, क्या बन गया, CO2 प्लस H2O। तो अब सेम बात वही आ गई। ठीक है, आ गई। अब मैं बात करता हूं बेस की, अब मैं बेस के साथ रिएक्शन करवाता हूं। बेस के साथ मैंने किसकी रिएक्शन करवाई, बेस के साथ मैं रिएक्शन करवाता हूं, किस चीज की भाई, बेस के साथ मैंने रिएक्शन करी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट की। तो आपको पता चलेगा नो रिएक्शन। जब मैं बेस के साथ क्या करवाता हूं, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की रिएक्शन करवाता हूं तो कोई भी रिएक्शन नहीं आती। ठीक है। तो अब फिर से वही बात आती है कि CO2 रिलीज ही हुई है, इसका क्या वो है, ठीक है, प्रूफ है। तो हम क्या करते हैं, इस चीज को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने क्या लिया, इसके अंदर पास की क्या हमने, CO2। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर हमने क्या किया, पास क्या किया, CO2। तो अपना CaCO3 बनेगा। और उसके बाद भी अगर हम इसके अंदर CO2, देखो CaCO हमने क्या किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, इसके अंदर CO2 डाला, तो अपना कैल्शियम कार्बोनेट बन गया प्लस CO2। उसके बाद भी हमने क्या किया, अगर CO2 उसके अंदर जारी रखी ना, तो उसके बाद क्या बनेगा, कैल्शियम बाई कार्बोनेट। अपना क्या बन जाता है, कैल्शियम बाई कार्बोनेट, CaHCO3। ठीक है भाई, CaHCO3। ठीक है। तो ये क्या बनेगा अपना, यहाँ पर, ठीक है भाई, CaHCO3 होल ट्वाइस। ये क्या बन गया अपना भी, कैल्शियम बाई कार्बोनेट, इसको कैल्शियम बाई कार्बोनेट। अब देखो कैसी बात है, बात ये है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कलर होता है कलरलेस,
फिर अगर इसके अंदर हम CO2 पास करते हैं तो इसका कलर हो जाता है मिल्की या फिर व्हाइट। व्हाइट सा क्या मिलता है हमें, सॉल्यूशन मिलता है। और फिर भी अगर उसके अंदर हम CO2 रखते हैं तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है जिसका कलर क्या होता है, कलर। तो हम कैसे, इसका मतलब है हमारे पास कोई कंपाउंड हमें पता करना है कि CO2 रिलीज हो रही है नहीं, तो हम इसको लेके जाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, इसके अंदर कलरलेस होगा, फिर इसके अंदर मिल्की कलर आके अगर दोबारा से ये किस में कन्वर्ट हो जाए, कलरलेस में कन्वर्ट हो जाए। कलरलेस के अंदर एक बार मिल्की आके दोबारा कलरलेस अगर आ गया तो इसका मतलब हमारे अंदर कौन सा है, जो गैस रिलीज हो रही है वो कौन सी रिलीज हो रही है, CO2 रिलीज हो रही है बच्चे। आगे भी आपको समझ में ये चीज, तो जैसे ही ये आपको पता चला, ठीक है, तो इस तरह से हम क्या है, ये टेस्ट है, टेस्ट फॉर क्या करते हैं हम, CO2 का क्या करते हैं, टेस्ट इस तरह से करते हैं। तो आगे हम इस समझ में नेक्स्ट रिएक्शन करवाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या आ गया, नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ अब रिएक्शन करवाएंगे एसिड प्लस बेस की। ये एक वेल नोन रिएक्शन है, आपने पिछले चैप्टर में अच्छी तरह से इसको पढ़ लिया है। तो इसका क्या होगा, मान लो मैंने ले लिया एक बेस ले लिया प्लस एक एसिड ले लिया, तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O, क्या बनेगा, सोल्ट प्लस वाटर। इसको क्या बोला जाता है, दिस रिएक्शन इज नोन एज क्या भी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपको क्या बोला गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है इसका, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट आ गई, अब देखो आपको याद है अगर किसी एसिड की बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, और बेस की एसिड के साथ करवाएंगे तो भी कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम अब करवाते हैं रिएक्शन ऑफ, हम बात करवाते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड की विद मेटेलिक ऑक्साइड। अगर मैं मेटेलिक ऑक्साइड की बात करूं ना भाई, मेटेलिक ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं, इट इज बेसिक इन नेचर। ये क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। तो इसका मतलब एसिड प्लस बेस क्या बनाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा। मान लो मैंने क्या लिख दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड ले दिया, इसकी HCl के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या बनेगा, MgCl2 प्लस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, H2O। तो अपने पास क्या मिल गया, MgCl2 मतलब सोल्ट प्लस MgCl2 क्या हुआ, एक सोल्ट प्लस में क्या मिला है, वाटर मिल गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आ गया, अब अपना आ गया क्या, याद है समझ में, फोर्थ क्या आ गया, रिएक्शन ऑफ बेस किसके साथ, विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का एग्जांपल ले लिया मैंने CO2, कार्बन एक नॉन मेटल है, इसकी ऑक्साइड हो गई CO2, ठीक है। तो मान लो मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले ली CaOH2 की मैंने रिएक्शन करवा दी CO2 की। तो क्या बनने वाला है, कैल्शियम की जो CO2 के साथ रिएक्शन होगी, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा प्लस CaCO3 प्लस H2O। तो वही होगी, वही नॉन मेटेलिक जो ऑक्साइड है दैट इज एसिडिक इन नेचर। ये आपको पता है कि जो मेटेलिक ऑक्साइड है दीज आर बेसिक इन नेचर, तो उसकी एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनेगी। और रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटेलिक होगी, नॉन मेटेलिक एसिडिक जो क्या है इन नेचर है, तो उनकी क्या होगी रिएक्शन, ठीक है भाई, भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। ये आपका एसिड एंड बेस का मोस्ट ऑफ पॉइंट क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद एक कुछ बात आती है क्या, अगर मैं मेटल की रिएक्शन है, एक रिएक्शन और कर लेते हैं, हाँ काफी अच्छी रिएक्शन है, ठीक है भाई। नेक्स्ट रिएक्शन क्या आ गई, नेक्स्ट रिएक्शन आ गई
रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद, जब हम इनको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, एसिड को लिया मैंने पानी के अंदर डिसॉल्व कर दिया और बेस को लिया और पानी के अंदर डिसॉल्व कर दिया, तो क्या होगा भाई, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या लेता हूं, एसिड। अगर मैं क्या लेता हूं, एसिड को लेता हूं किसके अंदर, H2O के अंदर, तो अपना हाइड्रोनियम आयन होता है, ये क्या होता है भाई, हाइड्रोनियम आयन, ये क्या बनता है भाई, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इसको। क्या होता है, H पॉजिटिव, देखो यहां से H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव है। क्या होता है, जो H पॉजिटिव है ये कभी भी कांट एग्जिस्ट फ्रीली, या फिर अलोन लिख दो इसको, ये कभी भी, अगर मैं बात करूं अलोन की स्पेलिंग ALON, ठीक है, ये होगा भी, तो अलोन ये कभी भी नहीं रह सकता, ये फिर कहां जाएगा, भाग के जाएगा किसके अंदर, वाटर के पास, और वाटर के पास जाके क्या बनाएगा, ये H3O पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो इस तरह से क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन, तो H3O पॉजिटिव प्लस में क्या निकल गया अपना Cl नेगेटिव, ठीक है भाई। ये आपका क्या बनेगा, एसिड के साथ बनेगा। और अगर मैं बेस के साथ बात करता हूं, तो बेस के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाता हूं, अब मैंने क्या करवाना है, बेस के साथ रिएक्शन करवानी है, किस चीज की, बेस के साथ मैंने रिएक्शन करवानी है वाटर की, तो अपना बेस के साथ रिएक्शन करने पे क्या होगा, बेस प्लस H2O, ठीक है। बेस प्लस अगर H2O की बात करता हूं मैं, ठीक है, तो ये डिसोसिएट हो जाता है। मान लो मैंने NaOH लिया, इसको वाटर के अंदर डाला, तो मुझे Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है, इस आयन में टूटा हुआ दोनों का क्या मिलेगा, एक एक्वस सॉल्यूशन। अब ये मत बोलना भैया एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, अगर मैं किसी चीज के पीछे एक्वस लिखता हूं या किसी चीज का एक्वस सॉल्यूशन लेता हूं, तो इसका मतलब क्या है, उसमें द सॉल्यूशन इन विच, जिसके अंदर क्या होगा, द सॉल्वेंट, जो ज्यादा अमाउंट में लिया जाता है, सॉल्वेंट इज H2O। जब मैं किसी भी चीज को वाटर के अंदर डालता हूं, वाटर को क्या करता हूं, सॉल्वेंट लेता हूं, और इसके अंदर मुझे जो चीज चाहिए उसको क्या करता हूं, मैं डिसॉल्व कर देता हूं, तो वो चीज क्या बन जाती है भाई, अपनी एक्वस सॉल्यूशन उस चीज का, मान ले, ठीक है। अगर मैं किसी चीज के वाटर के अंदर एसिड डालता हूं, तो मतलब HCl का क्या बन गया, एक्वस सॉल्यूशन बन गया। क्यों, क्योंकि मैंने ज्यादातर क्या लिया है, एसिड लिया, डाइल्यूट वाला जो होता है। आ गया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट अब बात आती है एसिड की, जो एसिड और बेस, इनकी जो स्ट्रेंथ होती है ना, कितनी पावर है इनकी, कंसंट्रेशन को मापने के लिए हमें क्या है, एक pH यूनिट दी जाती है, दैट इज pH। इसको हम लिख देते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया अपना, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस इज डिटरमाइंड इन, किसमें, इसको डिटरमाइन किया जाता है या फिर कैलकुलेटेड, इज कैलकुलेटेड या फिर कैलकुलेटेड इन pH। इसको किसमें मापा जाता है भाई, pH में। अगर मैं pH की फुल फॉर्म बताऊं, पोटेंट हाइड्रोजन, पोटेंट हाइड्रोजन, ठीक है भाई। अगर मैं बात करता हूं किसकी, pH की फुल फॉर्म की, ठीक है, pH पोटेंट। इसका मतलब है, अगर मैं इसके मतलब की बात करता हूं ना, तो H पॉजिटिव की जो पावर होगी ना, पावर ऑफ H पॉजिटिव, दैट इज pH, ठीक है। किसी चीज के अंदर कितने pH है, ठीक है, वो क्या होगी, अपनी pH को डिनोट करेगी, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं pH की, अब हम बात करते हैं pH की स्केल, जो हम मापते हैं ना एसिड या बेस को, किस पे मापते हैं, pH स्केल पे, उसको हम मापते हैं किस पे, pH स्केल। नेक्स्ट अपना टॉपिक ये नहीं है भाई, ये आ गया नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या आ गया,
pH scale. Next our topic is pH scale. अगर मैं बात करता हूँ pH scale की, pH scale को हम यूनिवर्सल इंडिकेटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर को हम क्या करते हैं, किसी भी चीज के अंदर डालते हैं, उसको किसके पास लेके आते हैं, pH पेपर के पास लेके आते हैं। अगर मैं बात करता हूँ pH की, तो pH भी एक स्केल टाइप का होता है, जो जिसमें 0 से लेके 14 तक की क्या होती है, काउंटिंग होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 के बाद 11 12 13 और लास्ट में क्या आ गया, 14 आ गया भी अपना, ठीक है। जैसे ही इस तरफ बढ़ेंगे, कलर कैसा होता चला जाएगा, रेड। जब यहां से आते हैं 7 के आसपास, यहाँ पे कलर हो जाता है ग्रीन, और इसके आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं, इसका कलर हो जाता है ब्लू। यहाँ पे जो कलर होता है ना, वो येलोइश ग्रीन होता है, येलो भी होता है, ग्रीन भी होता है, ठीक है। 7 पे क्या आ जाता है, येलो और ग्रीन का बिल्कुल जंक्शन आ जाता है, ठीक है भाई। तो ये क्या है, अपना पीएच स्केल है, ठीक है। तो पीएच स्केल में क्या बात आती है, जैसे ही मैं 7 से नीचे चलता हूं, ये 7 तो क्या हो गया, 7 जो है वो क्या हो गया, न्यूट्रल, दैट इज न्यूट्रल। और अगर मैं 7 से लेफ्ट साइड पे आता हूं, इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। और जैसे ही मैं 7 से उस तरफ जाता हूं, राइट की तरफ जाता हूं, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या कर जाती है भाई, देखो ये इनके नंबर चाहिए जो बच्चे आप जो उसमें बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है भाई, अपनी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, आपको ये वाले पॉइंट एक दूसरे स्केल के तरीके से समझाता हूं, ठीक है। दूसरा तो भी जो दूसरे टाइप का मैं पीएच बोल रहा था, वो कैसे होगा, तो दूसरे में क्या होगा, अगर मैं शो करूं तो पीएच कैसे होगा, हम शो करने वाले हुए पीएच को ग्राफिकल फॉर्म बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, ग्राफ को ऐसे लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, यहाँ क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, और यहाँ जो मिडल होगा, यहाँ कहीं इसको आगे लिख देते हैं थोड़ा सा, तो भी आपको क्या लगेगा, ठीक है। यहाँ 7, ये क्या होगा अभी 0, ये हो गया 14, तो 0 14 एंड 7 पे क्या होगा आपका, न्यूट्रल होने वाला, भी आपको पता है कि 7 पे न्यूट्रल होता है। और 0 की तरफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हुई भाई, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज, एंड जैसे हम राइट साइड में जाते हैं क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ जो आपकी होगी बेटा इंक्रीज। एंड क्यों होगी, अगर मैं बात करता हूं इस एरिया की, ठीक है, अभी हम बात करते हैं इस एरिया की, तो ये क्या है, आपने देखा होगा यहाँ पे क्या है, ये एरिया वो है जहां पे कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव है, और नीचे वाला वो एरिया है जिसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव है। तो आपको क्या पता चल रहा है कि जैसे ही हम 7 से लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं, प्रोसीड करते हैं 7 टू लेफ्ट साइड, ठीक है, तो क्या हमें दिख रहा है कि H पॉजिटिव जो है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इस तरफ क्या होगी, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज। तो लेफ्ट साइड पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, दैट्स व्हाई एसिडिक स्ट्रेंथ आल्सो इंक्रीजेस। और जैसे ही हम 7 से राइट साइड पे प्रोसीड करते हैं, तो क्या हमें क्या दिखता है कि OH नेगेटिव इंक्रीजेस, concentration of OH negative increases, thus बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ, जो बेसिक स्ट्रेंथ है किसी भी सॉल्यूशन की पीएच स्केल पे वो क्या होगी, इंक्रीज दिखाएगी। तो 7 पे न्यूट्रल, इससे कम H पॉजिटिव, इससे कम
जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ेगी जिसकी वजह से उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, और राइट साइड पे क्या होगा, मूवमेंट करने पर हमें क्या मिलेगा, OH नेगेटिव है, जो ये OH नेगेटिव है, इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, इसलिए बेस की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो आपको ये पता चला। उससे अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो छोटा सा है, एसिड और बेस के ऊपर। तो हमें क्या है कि अब हम पता करने वाले कि जितने भी एसिड है सारे एसिड्स के अंदर क्या कॉमन है और सारे बेस जो है उनके अंदर क्या कॉमन है। व्हाट इज कॉमन। तो क्या होगा टॉपिक का नाम, व्हाट इज कॉमन इन ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस। तो आपको क्या है, हमें कुछ ऐसे पॉइंट निकालने हैं जो सारे एसिड्स में एक जैसी है और सारे बेसिस में एक जैसी है। ठीक है, तो मैं अगर एसिड की बात करता हूं तो क्या है, पहली बात, ऑल एसिड्स, सारे एसिड्स क्या करते हैं, रिलीज H पॉजिटिव। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, जितने भी एसिड्स हैं, HNO3 ले लो, नाइट्रिक एसिड, HCl ले लो, H2SO4 ले लो, CH3COOH ले लो, ये किस में डिसऑर्डर होगा, H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, ये किस में होगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये किस में 2H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, ये होगा CH3COO नेगेटिव H पॉजिटिव। तो आपको एक चीज ऑब्जर्व करने को मिलेगी कि सभी एसिड्स के अंदर क्या है, जो H पॉजिटिव वो क्या अभी कॉमन है। ठीक है, एंड ऑल बेस, अगर मैं बात करता हूं सभी बेस के अंदर। ठीक है, और दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करता हूं इसी का, एसिड का ही दूसरा पॉइंट, अभी दूसरा एसिड का दूसरा पॉइंट है जो आपने अभी सीखा है, द H positive concentration is responsible किस चीज के लिए, फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ जो एसिड होगा ना भाई, एसिड उसके लिए कौन होगा, ठीक है, जिम्मेदार कौन होगा भाई उसके लिए, H पॉजिटिव। मोर H पॉजिटिव कंसंट्रेशन strength is highly acidic and less H positive concentration, इसका मतलब क्या होगा, less acidic। ठीक है भाई, ये आपको समझ में आ गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि किसी भी मतलब H पॉजिटिव क्या करता है, किसी भी एसिड की कंसंट्रेशन जो वो है स्ट्रेंथ है उसको क्या करता है, डिटरमाइन करता है। तो उससे नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आ गया अभी, वो अपने टॉपिक वो अपना किसके लिए होगा, बेस के लिए। बेस में क्या होगा, ऑल बेस रिलीज OH नेगेटिव, सारे OH नेगेटिव रिलीज करते हैं। और दूसरा, द स्ट्रेंथ ऑफ बेस इज डिपेंड अपॉन किस चीज के ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ, किस चीज की कंसंट्रेशन ऑफ, OH नेगेटिव। सीधी सी बात है, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन अगर हाई है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अगर OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या कर रही है, घट रही है, तो बेसिक स्ट्रेंथ जो सॉरी यहाँ पे क्या आएगा भाई, बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यहाँ पे भी पॉइंट गलत हो गया था। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगी। तो ये आपको पता होगा, ये अंडरस्टूड चीज है। ठीक है, तो इसके आगे अपना यहाँ पे एसिड एंड बेस का पूरा टॉपिक क्या हो गया, अभी क्लियर हो गया है। अब अपना लास्ट जो पॉइंट टॉपिक रहता है वो क्या है, सॉल्ट। सबसे पहली बात, एक सॉल्ट में क्या खास बात होती है,
सबसे पहले अगर मैं सोल्ट की बात करूं, दीज आर दी कंपाउंड दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। किसके इसके बीच होती है? बिटवीन एसिड एंड बेस। जब एसिड एंड बेस के बीच में जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है ना भी, उसकी वजह से क्या बनता है? अपना साल्ट बनता है। एग्जांपल वही है, बेस एसिड सॉल्ट H2O। जब एक बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सोल्ट बनाता है। तो ये क्या हो गया अपना, मतलब सोल्ट किससे बनता है? जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है एसिड एंड बेस के बीच में। ठीक है भाई, तो ये आपका क्या हो गया? सोल्ट। ठीक है, तो सोल्ट की अगर मैं बात बताऊं, ठीक है, सोल्ट की अगर मैं बात बताऊं, हम बहुत सारे सोल्ट हैं, काफी सोल्ट्स हैं जिनको हम क्या करते हैं? नेचुरली बनाते हैं। सोल्ट्स की हेल्प से हम बहुत सारी चीजों को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाते हैं, जिनमें से पहला है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा। ठीक है, पहला क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कास्टिक सोडा। ठीक है, दूसरा अपना है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। इसका क्या अभी फॉर्मूला। थर्ड है, उसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। थर्ड अभी बेकिंग सोडा, NaHCO, बेकिंग सोडा, जिसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। सोडियम बाई कार्बोनेट, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है भाई, और फोर्थ है वॉशिंग सोडा, Na2CO3.10H2O। इसका दूसरा नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेका, डेका मीन्स 10 हाइड्रेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। आई समझ में? जिसके अंदर सोडियम कार्बोनेट, जिसके अंदर 10 क्या है? वाटर है। और फिफ्थ आ गया भाई अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये सारे एक एक करके हम आगे क्या करने वाले, इनको अब एक बार क्या करने वाले? स्टडी करने वाले इनको डीपली। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं पहला, जिसका नाम क्या अभी, कौन सा सोल्ट है? सबसे पहला कॉस्टिक सोडा। ठीक है भाई, अगर मैं कॉस्टिक सोडा की बात करता हूँ, ठीक है, कॉस्टिक सोडा का फार्मूला क्या हो गया? इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो पहला लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, जिसको क्या बोलता है? कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। कास्टिक सोडा भी इसको क्या बोल सकते हैं? अभी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको कैसे बनाया जाता है? कॉस्टिक सोडा की अगर मैं बात करूं, इसको बनाया जाता है, इसके अंदर क्या किया जाता है? अभी NaCl लेके NaCl प्लस H2O उसके अंदर क्या कर दिया जाता है? डाल दिया जाता है। तो क्या बनता है? NaOH प्लस H2। ठीक है भाई, H2O। ठीक है भाई, NaOH प्लस H2O उसके अंदर क्या करता है? अपना बन जाता है। इसको अगर बैलेंस करेंगे, सॉरी, यहाँ पे क्या बनेगा अभी? सॉरी, Cl2, यहाँ पे क्या बनने वाला अभी? क्लोरीन गैस निकलने वाली है। ठीक है भाई, प्लस में हाइड्रोजन, प्लस में क्या बनेगा अभी? हाइड्रोजन। अब एक चीज देखो, इसका मतलब देखो, इसमें क्या किया जाता है? NaCl होता है ना, उसको वाटर के अंदर डाल के एक्वस
जो NaOH होता है ना इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, इसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस होती है, LYS लिसिस, ठीक है। इसके अंदर NaOH इलेक्ट्रोलिसिस, NaOH की क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं इन एक्वस फॉर्म, सॉरी एक्वस लिख दिया तो वाटर लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा भैया आपका जो N, यहाँ देखो ये देख लो, जो हाइड्रोजन और NaOH, हाइड्रोजन एंड NaOH दोनों एक सेम इलेक्ट्रोड पे क्या होंगे, कंडक्ट होंगे, दैट इज ये दोनों तो किस पे होंगे, कैथोड पे। हमें कहाँ मिलेंगे, ये कैथोड पे मिलेंगे, और जो ये है क्लोरीन है ये हमें एनोड पे क्या करेगा, मिलेगा। ऐसा समझो अभी। तो क्या होगा NaOH और H2। अगर आपको इसके इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस देखनी है, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस हमने पिछली वीडियो में ब्रीफली क्या की गई है, एक्सप्लेन की गई है, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो होता है इसके अंदर इस तरह से हमें क्या मिलता है, कॉस्टिक सोडा मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, कॉस्टिक सोडा के कुछ यूज, कॉस्टिक सोडा को कैसे कैसे यूज किया जाता है। सबसे पहली बात मैंने बहुत पहले बताया था, NaOH है उसको सोप एंड डिटर्जेंट बनाने के लिए क्या काम में आ जाता है, यूज्ड इन मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट। सबसे पहला वाक्य अब इसको सोप या फिर डिटर्जेंट बनाने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। दूसरा, इसको पेपर मैन्युफैक्चर में, पेपर इसको पेपर मैन्युफैक्चर में भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज इसको कई बार पेस्टिसाइड, जो पेस्ट मारने के लिए काम आता है, पेस्ट जो होते हैं ना, ठीक है, ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फसल वगैरह के अंदर होते हैं, उनको मारने के लिए भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है एज ए पेस्टिसाइड, एज ए पेस्टिसाइड, ठीक है भाई। एक और यूज लिख लो, एक यूज इसका क्या हो सकता है भाई, ऑयल रिफाइनरी में इसका यूज किया जाता है भाई, ऑयल, जो ऑयल रिफाइनरी होती है ना उसमें रिफाइनिंग लिख लो, रिफाइनिंग, ठीक है, ऑयल रिफाइनिंग में इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। यहाँ पे आपका कॉस्टिक सोडा क्या हो गया, अभी कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो हमने सेकंड लिखा था, सेकंड हमने क्या लिखा था, सेकंड हमने लिखा था ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर सिंपल सा नाम से ही पता चल रहा है, जो किसी भी चीज की ब्लीचिंग में क्या आता है, काम आता है, ठीक है। किसी भी चीज का कलर निकालने के लिए, ठीक है, उसको साफ करने के लिए एक तरह से बोल सकते हैं, इसका यूज किया जा सकता है, उसका नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का नाम क्या है, CaOCl2, क्या नाम है भाई, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का ये क्या है, कॉमन सॉरी फॉर्मूला है, दैट इज इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसके अंदर क्या किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्लोरीन गैस क्या कर दी जाती है, पास कर दी जाती है, तो क्या बनता है, ब्लीचिंग CaOCl2 प्लस में वाटर मिलता है। तो जो CaOCl2 कैसे बनता है, CaOCl2 कैसे बनता है, जो क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया जाता है, उसकी क्लोरीनेशन, मतलब उसके अंदर क्या कर दी जाती है, क्लोरीन पास की जाती है, और क्लोरीन पास करने के बाद इसको क्या बोलते हैं, स्लैग, या स्लैग वाटर बोल लो, ठीक है, इसको कुछ भी बोल सकते हैं। इसको क्या किया जाता है, इसके अंदर क्लोरीनेशन करवाया जाता है, जिससे इसकी क्या बनता है, हमारा ब्लीचिंग पाउडर बनता है। इसका यूज कैसे होगा, इसका यूज सबसे पहले किया जाता है ब्लीचिंग ऑफ कॉटन। जो कॉटन होता है ना उसको साफ करने के लिए, उसको मतलब साफ सुथरा बनाने के लिए उसको क्या किया जाता है, ब्लीचिंग
की जाती है। सेम दूसरी तरह से जब हम क्या करते हैं, पेपर बनाते हैं ना, किसी भी पेपर बनाने से पहले जो पेजेस वगैरह होते हैं उनको अच्छी तरह से क्या किया जाता है, जो पेड़ का पल्प होता है ना जिससे पेज बनते हैं उसको अच्छी तरह से साफ किया जाता है। उसको सफाई करने के लिए किसका यूज किया जाता है, अभी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। इसका यूज होता है ब्लीचिंग वुड पल्प, ठीक है, इन पेपर इंडस्ट्री। जो पेपर इंडस्ट्री में है उसको क्या किया जाता है, जो पेड़ का पल्प है उसको साफ करने के लिए इसी का यूज किया जाता है। तीसरा, इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है अभी, इसीलिए ऑक्सीजन डोनेट का काम करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी इसको क्या किया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है। और चौथा इसका यूज होता है, जो हमारा पीने का पानी है ना उसको डिसइंफेक्टेंट करने के, डिसइंफेक्ट करने के लिए, डिसइंफेक्ट द ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर को क्या करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए भी इसको क्या किया जाता है, अभी यूज किया जाता है। ठीक है भाई, तो ये आपका क्या हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया। अभी उसके नेक्स्ट है अपना बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है भाई, अपना नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, नेक्स्ट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको क्या बोला जाता है, बोल सकते हैं भाई। और इसका जो कॉमन नेम है वो क्या होगा भाई आपका, बेकिंग सोडा, दैट इज बेकिंग सोडा। ठीक है भाई, तो आपके अगर बेकिंग सोडा की बात करते हैं तो बेकिंग सोडा को बनाने के लिए क्या किया जाता है, जो NaCl प्लस अमोनिया प्लस वाटर, ठीक है, और इसके अंदर CO2 और पास करवा दी जाती है। इसके अंदर क्या पास करवा दी जाती है, CO2 क्या करवा दी जाती है, पास करवा जाती है। तो NH4Cl प्लस में अपना NaHCO3, ये हमें क्या मिला अभी, अपना सोडियम बाइकार्बोनेट क्या कर गया, मिल गया है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, इसकी अगर प्रॉपर्टी की बात करें, अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करें ना, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, ये क्या किया जाता है, माइल्ड एंटी कोरिजिव, मतलब क्या कर सकता है, ये कोरिजन को कुछ हद तक थोड़ा बहुत क्या कर सकता है, यूज, इसको ना मतलब कोरिजन को रोकने के लिए थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं। एंटी कोरिजन बेस, इसको क्या कर सकते हैं, एंटी कोरिजन बेस की तरह क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं, वाइल हीटिंग, जब हम इसको कुकिंग के टाइम पे, नॉर्मली क्या होता है, जो अपना सोडियम बेकिंग सोडा ना उसको जब हम क्या करते हैं, मतलब गर्म करते हैं, ठीक है, तो NaHCO3 किसमें कन्वर्ट होता है, सोडियम Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और इसके अंदर क्या निकलता है, वाटर प्लस CO2 गैस, ये इसके अंदर क्या होता है, रिलीज होता है। तो इसको बैलेंस करें तो यहाँ पे लगा दिया 2। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि जब भी हम कुकिंग के टाइम पे सोडियम बाइकार्बोनेट को मतलब गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बना के प्लस वाटर प्लस CO2 क्या कर देगा, ये रिलीज कर देगा। ठीक है भाई, अब आगे इसके यूज। ठीक है भाई, अब यूज की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बेकिंग सोडा की यूज की बात करूं, सबसे पहले एक बात है, इंडस्ट्रीज में इसका बहुत यूज होता है। अगर मैं बात बताऊं इंडस्ट्रीज, जैसे मैं अगर बात करता हूं फायर एक्सटिंग्विशर, जैसे फायर जो आग लगी है, आग को बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है, जो एक रेड कलर का क्या होता है, सिलेंडर सा होता है, उसके नोब खोल के उसके अंदर क्या किया जाता है, इसको यूज किया जाता है। तो
तो यूज्ड इन फायर, यूज्ड इन फायर एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन को बनाने के लिए क्या होता है अभी, इसका यूज एक्सटिंक्शन, इसको बनाने के, फायर एक्सटिंक्शन को बनाने के लिए इसको क्या किया जाता है अभी, यूज किया जाता है। और इसका दूसरा यूज किया जाता है प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर। अगर इसको बेकिंग पाउडर बनाना है ना भी, तो बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए हमें बेकिंग सोडा के अंदर टार्टरिक एसिड मिलाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड, इसके अंदर क्या मिला दिया अभी, टार्टरिक एसिड क्या कर दिया अभी, मिला दिया। नेक्स्ट अगर इसका यूज देखें तो क्या किया जाता है, यूज्ड इन केक एंड ब्रेड, बेकिंग में। जब हम इसको क्या करते हैं अभी, ब्रेड या और केक बनाते हैं ना, तो उस टाइम पे जब इसके अंदर क्या किया जाता है, उसके अंदर हम बेकिंग सोडा मिला देते हैं ना अभी, तो जो हमारा केक है या ब्रेड है वो बहुत सॉफ्ट बनता है, सॉफ्ट और पल्पी। तो इस टाइप का हमें ब्रेड मिलने के लिए इसको क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। तो इसका नेक्स्ट ये होगा भी अपना, अब अपना फोर्थ पॉइंट आ गया। फोर्थ कौन सा भी अपना, वॉशिंग सोडा। अगर मैं वॉशिंग सोडा की बात करता हूँ, वॉशिंग सोडा भी मैंने बताया था, वॉशिंग सोडा कैसे बनता है, वॉशिंग सोडा होता है, सबसे पहले नाम होता है वॉशिंग सोडा का Na2CO3 डेका हाइड्रेट, ठीक है। कौन सा पॉइंट है, फोर्थ, इसका फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। इसका नाम क्या है, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। इसका दूसरा नाम क्या है, वॉशिंग सोडा, और इसका सोडियम बाइकार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ठीक है भाई। इसका क्या हो गया, ये नाम हो गया। अगर इसको हम बनाने की कोशिश करें तो क्या होगा, सिंपल सा है, Na2CO3 प्लस इसके अंदर कितने वाटर मिलाने पड़ेंगे, 10 वाटर मिला दिया, तो ये क्या बनेगा अभी, Na2CO3.10H2O। ये आपका क्या होगा अभी, वॉशिंग सोडा बन गया है, ठीक है। इसमें और इसके बिना मिलाने के बाद जो रिक्रिस्टलाइजेशन ठीक है, तो रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो उससे क्या बनता है अपना भी हमारा वॉशिंग सोडा, ठीक है भाई। तो वॉशिंग सोडा के यूज कैसे हो सकते हैं, वॉशिंग सोडा का वॉशिंग में यूज होगा, ग्लास, पेपर इंडस्ट्री में, इन क्लीनिंग, ठीक है। वॉशिंग या फिर क्लीनिंग किस चीज की, ग्लास के या फिर पेपर वगैरह की, इस चीज में इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है अभी, ठीक है। दूसरा हाउस क्लीनिंग में, जो हम घर की सफाई करते हैं ना, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। हाउस क्लीनिंग में भी क्या किया जाता है, वॉशिंग सोडा का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, जो हार्डनेस होती है उसको क्या करना, हार्डनेस ऑफ वाटर। कई वाटर क्या होते हैं, जैसे गांव वगैरह के वाटर होते हैं ना, उसके अंदर जो आयंस होते हैं वो काफी ज्यादा अमाउंट में होते हैं, जिसकी वजह से जो पानी है वो हार्ड हो जाता है। हार्ड का मतलब है जैसे ही हम उसके अंदर सोप डालते हैं ना, तो सोप डालने के बाद उससे झाग नहीं बनते, जिसकी वजह से उसमें कपड़े वगैरह अच्छी तरह से वॉशिंग नहीं होती। तो उस हार्डनेस को रिमूव करने के लिए किसका यूज किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट का क्या किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो इसके बाद भाई अपना लास्ट टॉपिक आ गया भाई, इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक, जो क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। जो मैंने ये 4-5 सॉल्व्स करवाए ना,
जो सोल्ट से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, इनसे जो करवाए हैं, इनमें से जरूर एग्जाम में आने वाला है कोई ना कोई 110% हुई। ठीक है, तो फिफ्थ क्या आ गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर मैं बात करूं पीओपी, पीओपी आपके लिए सभी के लिए एक वेल नोन कंपाउंड है, जिससे हमारी दीवार को क्या किया जाता है अभी, मतलब दीवारों को प्लेन किया जाता है, स्मूथनेस, ठीक है, इक्वल किया जाता है, जो एक डेकोरेटिव सिस्टम की तरह क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है भाई, एक्चुअली इसकी जो प्रिपरेशन होती है, इसकी प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं, प्रिपरेशन की अगर मैं बात करता हूं, इसकी प्रिपरेशन में क्या किया जाता है, जो जिप्सम होता है ना, जिप्सम CaSO4.2H2O, ठीक है, जिप्सम को क्या कर दिया जाता है, जैसे जिप्सम है, ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, जिप्सम से मुझे क्या मिलता है अभी, जब मैं जिप्सम को क्या करता हूं, हीट कर देता हूं। ठीक है, जिप्सम को जब हीट किया जाता है तो इससे क्या किया जाता है, 1/3 जो वाटर होता है वो क्या कर जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, और मुझे क्या मिलता है, मेरा पीओपी, CaSO4 डॉट हाफ H2O, जिनमें से 1/2 जो H2O है वो क्या कर जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। आगे भी समझ में, इससे इतना वाटर क्या कर जाता है, निकल जाता है। और दूसरी सबसे अच्छी बात क्या है, जब मैं इसके अंदर, अब मैं क्या करता हूं, CaSO4 के अंदर CaH2O, इसके अंदर जब मैं वाटर मिलाता हूं तो ये वाटर कितना लेता है, 1, ठीक है, 1.5 वाटर लेके क्या करता है, ये CaSO4.2H2O, ठीक है भाई, ये बन जाता है। अब क्या होता है, अगर ये एक बार बन गया, ठीक है, ये एक बार बनने के बाद इसको वापस इसमें कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, ये प्रोसेस तो हो जाते हैं मगर बहुत मुश्किल होते हैं। इसीलिए क्या होता है, कई बार एक क्वेश्चन आता है कि वाई प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या किया जाता है, इज स्टोर्ड इन हॉट एंड ड्राई प्लेसेस या फिर पैकिंग्स। इसको इस तरह स्टोर में क्यों रखा जाता है, ताकि जहां पे वाटर ना पहुंच सके। ठीक है, अवे या फिर वाई प्लास्टर ऑफ पेरिस स्टोर्ड अवे फ्रॉम वाटर, ये भी आ सकता है। तो क्या किया जाता है, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो जिप्सम बना देता है, और ये जिप्सम एक बार क्या करता है, फॉर्म हो जाता है। तो फॉर्म होने के बाद ये क्या करता है, परमानेंट, क्या करता है, परमानेंट क्या करता है, एक शेप फॉर्म कर लेता है, जिसके बाद ये यूजलेस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जिप्सम क्या हो जाता है, जिप्सम क्या हो जाता है भाई, यूजलेस हो जाता है, उसके बाद उसका कोई काम नहीं होता। ठीक है, इसलिए इसको ऐसी जगह पे रखा जाता है जहां पे ये वाटर की मतलब पहुंच से काफी दूर हो। ठीक है भाई, ये आपका पीओपी हुआ है। इसके बाद यूज की बात करते हैं, किस चीज के यूज की, पीओपी, पीओपी भाई, यूज ऑफ पीओपी, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे पहला इन स्पोर्ट ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन, जो बोन्स टूटी हुई हैं उनके ऊपर इसकी क्या कर दी जाती है, कवर चढ़ा दी जाती है। ठीक है, जिससे हमें क्या मिलता है, जो बोन्स है, जो टूटी हुई बोन्स है, उसको क्या मिलता है, स्पोर्ट मिलता है। दूसरा आ गया मेकिंग ऑफ टॉयज। थर्ड है सबसे आसान, क्या किया जाता है, हमारे भी जैसे आपको दीवार दिख रही होगी, दीवार पे क्या किया जाता है, वॉल पुट्टी से, जिसको हम बोलते हैं ना वॉल पुट्टी, ओपी ओपी होती है। ठीक है, टू स्मूथ, टू गिव स्मूथ, क्या, स्मूथ फिनिश टू द
फिनिश टू वॉल्स। वॉल्स को एक स्मूथ फिनिश देने के लिए किसका यूज किया जाता है, इसी का यूज किया जाता है। फोर्थ क्या हो गया इसका पॉइंट, फोर्थ अगर मैं फोर्थ पॉइंट लिखूं तो डेकोरेटिव सब्सटेंस बनाने के लिए, डेकोरेटिव सब्सटेंस इन मेकिंग ऑफ डेकोरेटिव मटेरियल। ठीक है भाई, तो क्या होता है अभी इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का अच्छी तरह यूज कर सकते हैं। तो लोग यहाँ पे आपका जो सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री का 10th क्लास वो क्या हो गया अभी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो ये क्या है आपके जो चैप्टर है वो कंप्लीट चैप्टर है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को अच्छी तरह देख के क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर लीजिए। और जैसे मैंने बताया था अगर इलेक्ट्रोलाइसिस इसके अंदर यूज हुआ था, अगर आपको इलेक्ट्रोलाइसिस नाम से मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस नाम का कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो वो हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अंदर अच्छी तरह से क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया। आप उस वीडियो को अच्छी तरह देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।